वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का इस लक्ष्मीकांत सीरीज में। खैर अभी ये सीरीज अपने अंतिम चरण में है, आज या कल में समाप्त हो जाएगी, आज तो मुश्किल है। तो मेरे भाइयों, पिछली क्लासेस आप जरूर देख लीजिए। हाँ, लुक थोड़ा बदला लग रहा है ना। हाँ, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। वो बदला तो है लेकिन मुझे अब ज़्यादा सही नहीं लग रहा है, तो मुझे लग रहा है अरे पुराना वाला ही ठीक था। तो मैंने आपसे ये कहा कि कुछ दिन में ये समाप्त होने वाला है, तो पुरानी क्लासेस आप जरूर देखिए। और जिन लोगों ने पुरानी क्लासेस पूरी की पूरी करी हैं उनके लिए, उनसे मेरा अनुरोध है कि जो 7 AM पर 20 मिनट शो चलता है, जिसमें मैं 4 सवाल के साथ आपको 40 बातें बताता हूँ, वो सारा पुराना देख लीजिए और ज़रूर देखिए। अगर आप उसे देखेंगे तो आपने थ्योरी पढ़ ली, अब आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। थ्योरी आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ ली पूरी की पूरी, प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद जो पुराने सवाल आए हैं यूपीपीसीएस के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ हैं, वो भी आप सॉल्व करिए जाके, जरूर सॉल्व करिए जाके, ठीक है। इससे प्रीलिम्स में आपकी 95% प्लस एक्यूरेसी बनेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आपको पता है राज्य विधानमंडल अपना चल रहा था। राज्य विधानमंडल में मैंने आपसे लास्ट क्लास में बताया था कि भाई जहाँ पर एक सदन है वहाँ राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर विधानमंडल बनता है, और जहाँ पर 2 सदन है वहाँ राज्यपाल, असेंबली और काउंसिल से मिलकर बनता है। सबसे पहले हम लोग विधानसभा के गठन की बात करेंगे, कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें आप ये देखेंगे भाई कि विधानसभा की जो स्ट्रेंथ है, संख्या है, उसका निर्धारण पॉपुलेशन के बेसिस पर होता है, जनसंख्या के आधार पर होता है। और विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 से ज़्यादा नहीं होगी और न्यूनतम 60 से कम नहीं होगी। अधिकतम 500 से ज़्यादा नहीं होगी और न्यूनतम 60 से कम नहीं होगी, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद जहाँ पर आपको संख्या कम नजर आए, 60 से कम, वो सब एक्सेप्शन है। अब उसमें मास्टर की खोपड़ी नहीं फोड़ना है, जनसंख्या कम होने की वजह से कुछ एक्सेप्शंस क्रिएट हैं यहाँ पर। विधानसभा में 60 से कम वहाँ संख्या है, ठीक है। तो विधानसभा के बारे में कल थोड़ी बातें मैंने आपको बताई थी कि लेजिस्लेटिव असेंबली एक अस्थायी सदन है, यानी टेम्प्रोरी हाउस है। ये एक लोअर हाउस है, आम आदमी का सदन है, क्योंकि इसमें जो लोग जाते हैं वो जनता के द्वारा जाते हैं, चुनकर जाते हैं। तो चलिए इलेक्शन की बात कर लेते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली का जो चुनाव है वो डायरेक्ट होता है, यानी प्रत्यक्ष चुनाव होता है। डायरेक्ट जनता पार्टिसिपेट करती है, वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होता है। वयस्क मताधिकार मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, एक निश्चित उम्र सीमा जिसे प्राप्त कर लेने के बाद जब राइट टू वोट मिल जाता है तो उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। आर्टिकल 326 के तहत लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में और लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन में, यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों के इलेक्शन में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यूज किया जाता है, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया जाता है। चुनाव की जो प्रणाली है सेम लोकसभा की तरह है। जैसे लोकसभा का चुनाव आपने पढ़ा था, FPTP सिस्टम से होता है। FPTP सिस्टम यानी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। और इस प्रणाली में क्या था कि जैसे एक A है, B है, C है, D है, E है, F है, G है, ठीक है। अलग अलग लोग हैं, चुनाव मैदान में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुल 1000 वोट हैं, तो जिसे सबसे ज़्यादा मिलेगा वो जीत जाएगा। जैसे 200 वोट A को मिले, B को 100 वोट मिले, C को 50 वोट मिले, फिर वोट कटवा वोट काट ले गए, तो जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो जीतता है। सर्वाधिक मतों को पाने वाला, इसे पहले खंभा छूने की प्रणाली कहते हैं। 4 लोगों को दौड़ा दो, जो पहले खंभा छू ले वो जीत गए। सर तो इसे FPTP सिस्टम बहुल मत प्रणाली कहते हैं, पहले खंभा छूने की प्रणाली कहते हैं। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर मान लो वोट बहुत बंट गया तो जो जीता उसको 10% मिला, तो 10% आदमी, 10% वोट पा के कोई आदमी नेता बन गया, जीत गया। तो ये इसका सबसे बड़ा डिमेरिट नज़र आता है, अवगुण नज़र आता है FPTP सिस्टम का। खैर, तो क्या लेजिस्लेटिव असेंबली में लोग नॉमिनेट भी होते हैं? तो खैर आज की सिचुएशन आप समझिए। विधानसभा में शुरुआती दौर में आप देखिए तो विधानसभा निर्वाचित सदन भी था, इलेक्टेड हाउस भी था, एज वेल एज नॉमिनेटेड यानी मनोनीत सदन भी था। निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदन था क्या विधानसभा, अगर आप शुरुआती दौर में देखें तो। लेकिन आज की सिचुएशन अगर आप देखें तो आज ये मनोनीत सदन नहीं है, ये सिर्फ निर्वाचित सदन है। पहले एक आंग्ल भारतीय, एक एंग्लो इंडियन को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता था, यदि उसे ऐसा लगे, राज्यपाल को ऐसा लगे कि रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, यानी विधानसभा में अगर कोई आंग्ल भारतीय जीत के न जाए, एंग्लो इंडियन कोई जीत के न पहुंचे, और गवर्नर को ऐसा लगता है, तो वो
नॉमिनेट कर सकता था। हालांकि हर बार लग जाता था, इससे सरकार का नंबर बढ़ता है तो गवर्नर नॉमिनेट कर देता था। लेकिन धीरे धीरे करके आंग्ल भारतीयों की संख्या कम होने लगी। एंग्लो इंडियन आप जानते हैं ना, ऐसे लोग पिता की तरफ से जिनके पूर्वज यूरोपियन और माता इंडियन, ठीक है। जो यूरोपियन यहाँ आए, शादी किए, उनके जो बच्चे हुए वो एंग्लो इंडियन कहलाए। एंग्लो इंडियन इंडियन है, उनके पास इंडियन सिटीजनशिप है, उनको आप विदेशी मत समझा करो, ठीक है। तो इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई, एंग्लो इंडियन घटती गई। तो जाहिर सी बात है भाई कि एक तरीके का पॉलिटिकल रिजर्वेशन है ना, एक तरीके का राजनीतिक आरक्षण है कि मनोनीत कर देना। तो इसलिए 104वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, जिसमें SC ST के रिजर्वेशन को तो आगे बढ़ाया गया 2030 तक। लेकिन ये जो एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने का कॉन्सेप्ट था, एक आंग्ल भारतीय को नॉमिनेट करने का कॉन्सेप्ट था, इसे समाप्त कर दिया गया, एबॉलिश्ड बाय 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब यहां समझिए, लोकसभा में भी ये था। आर्टिकल 331 ये कहता था कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करेगा, कौन? राष्ट्रपति। और 333 ये कहता था कि विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में 1 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करेंगे, गवर्नर। लेकिन ये दोनों 104वें संविधान संशोधन के द्वारा आगे नहीं बढ़ाया गया। शुरुआत में ये लिखा था कि ये 10 साल तक चलेगा जब संविधान बना तो, लेकिन धीरे धीरे इसे आगे बढ़ाते रहे। SC ST रिजर्वेशन भी इसी के साथ ही था कि वो भी 10 साल में समाप्त हो जाएगा अगर प्रतिनिधित्व हो गया तो, लेकिन रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ तो आगे बढ़ाते गए। तो अभी 104वां संविधान संशोधन 2019 में आया और इसमें SC ST के रिजर्वेशन को तो 2030 तक आगे बढ़ा दिया गया, लेकिन आंग्ल भारतीयों के लिए कोई आगे बढ़ाने की व्यवस्था नहीं की गई, ठीक है भाई। तो विधानसभा की जो सीट है, विधानसभा की सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होता है, यानी पॉपुलेशन के बेसिस पर होता है। वैसे ही जैसे आपने वहां लोकसभा में पढ़ा था, तो उसको दोबारा फिर से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। विधानसभा की भी सीट का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर ही होता है। अब अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्या सीटों में आरक्षण है? तो प्रारंभ में मैंने आपसे क्या कहा कि रिजर्वेशन इन असेंबली इनिशियली फॉर 10 ईयर, यानी प्रारंभ में ये 10 साल के लिए दी गई थी। फिर कहा गया कि अगर प्रतिनिधित्व हो जाता है तो समाप्त हो जाएगा, नहीं हुआ तो आगे बढ़ेगा। तो ऐसे में रिप्रेजेंटेशन कहाँ? आज भी अगर विधानसभा में SC ST को रिजर्वेशन न दिया जाए तो बड़ी ईमानदारी से इस बात को सोचिएगा, ऑनेस्टली, अगर आरक्षण आज भी न दिया जाए तो बहुत कम ही ऐसा होगा, बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो जीत के विधानसभा जाएं। इसलिए आज तक प्रतिनिधित्व पूरा नहीं हो पाया, इसलिए प्रत्येक 10-10 साल बाद उसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके बढ़ाया जाता रहा। और एक बार फिर से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके बढ़ाया गया 104वें संविधान संशोधन के द्वारा कि 2030 तक, ये माफ कीजिएगा, 2030 तक विधानसभा में SC ST को रिजर्वेशन होगा। क्लियर है? तो आरक्षण आपने समझ लिया, चुनाव आपने समझ लिया विधानसभा का, ठीक है। अब हम लोग आते हैं टेन्योर पर, यानी कार्यकाल पर। तो देखिए, यदि आप विधानसभा के कार्यकाल की बात करें तो विधानसभा का कार्यकाल 5 ईयर यानी 5 साल होता है। 5 साल का कार्यकाल होता है और इस 5 साल में क्या विधानसभा भंग हो सकती है? विधानसभा क्या इस 5 साल में डिसॉल्व हो सकती है? जी हाँ, कभी भी डिसॉल्व हो सकती है, क्योंकि वो बहुमत के ऊपर होता है। अगर मेजोरिटी लैप्स हो जाए तो विधानसभा भंग हो सकती है। क्या कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? जी हाँ, नेशनल इमरजेंसी के दौरान कार्यकाल एक साल करके बढ़ाया जा सकता है। शायद पिछली क्लास में भी इस पर थोड़ी चर्चा हुई थी, वो क्लास थोड़ी कम समय की हुई थी, तो उस चर्चा को मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मैंने उसको डार्कली नहीं लिया। मैंने सोचा कि सारी बातें फिर से ही बता दी जाए। वो थोड़ी छोटी क्लास हो गई थी, कुछ तकनीकी समस्या आ गई थी, इसकी वजह से। तो अभी एक बार फिर से सुन लीजिए कि कार्यकाल 5 साल होगा, 5 साल होगा, और इस 5 साल के कार्यकाल में 5 ईयर के इस टेन्योर में कभी भी डिसॉल्व हो सकती है। अस्थायी सदन है, सब्जेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन है, राज्यपाल के द्वारा डिसॉल्व की जाती है, राज्यपाल के द्वारा भंग की जाती है। नेशनल इमरजेंसी के दौरान इसका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है? एक एक साल करके संसद कानून बनाकर बढ़ा सकती है, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी समाप्त हुई, बढ़ा हुआ कार्यकाल 6 महीने से अधिक का नहीं होगा। क्लियर है? चलिए आगे कुछ बातें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद का गठन देख लेते हैं। तो यदि आप विधान परिषद का गठन देखें तो विधान परिषद की जो संख्या है उसका निर्धारण संसद के द्वारा होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को भी स्पष्ट कर दे रहा है कि विधान परिषद की, देखो विधान परिषद को बनाता कौन है? बताए थे लास्ट क्लास में कैसे बनती है विधान परिषद। राज्य की विधानसभा अपने यहां प्रस्ताव लाएगी,
विशेष बहुमत से पारित करेगी, संसद को भेज देगी, संसद सिंपल लॉ बनाकर, यानी संसद सामान्य कानून बनाकर विधान परिषद का गठन कर सकती है। तो जब संसद सामान्य कानून जब बनाती है तो वहीं संख्या का निर्धारण हो जाता है। लेकिन संसद को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि विधान परिषद की संख्या विधानसभा के 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब फिर से समझो, किसी राज्य में यदि असेंबली की संख्या 300 है तो वहां काउंसिल की संख्या 100 से ज्यादा नहीं होगी। जैसे यूपी में आप देखेंगे विधानसभा 403 है और विधान परिषद 100 है, ठीक है। किसी भी राज्य में, अब देखो 100 है तो क्या 1/3 से ज्यादा हुई? नहीं हुई। फिर से सुनो, किसी राज्य में अगर विधानसभा की संख्या x है तो विधान परिषद की संख्या x/3 से ज्यादा नहीं होगी, यानी उसके 1/3 से ज्यादा नहीं होगी। वही बात यहां लिखी है कि अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 से ज्यादा नहीं होगी, और इस संख्या, ये जो संख्या होगी उसका निर्धारण संसद करेगी। वही जब संसद कानून बनाती है विधान परिषद के लिए तो निर्धारण हो जाता है, और न्यूनतम 40 से कम नहीं होगी, न्यूनतम 40 से कम नहीं होगी। अब दोनों चीजों को एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, जिससे क्या हो जाएगा, चीजें एकदम आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। लेजिस्लेटिव असेंबली 500 से ज्यादा नहीं होगा, न्यूनतम 60 से कम नहीं होगा। जहां कहीं भी कम है वो एक्सेप्शन है, जनसंख्या कम होने की वजह से। लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली बाई 3 से ज्यादा नहीं होगा, मिनिमम 40 से कम नहीं होगा। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट पर आते हैं। विधान परिषद का चुनाव कैसे होता है? तो मेरे भाई, विधान परिषद का भी जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट ही होता है, यानी डायरेक्ट जनता इसके चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करती है। अब जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो कैसे आते हैं, कहां से आते हैं, तो एक बार मैं आपको अपने शब्दों में बताता हूं, फिर उसके बाद चार्ट दिखाता हूं आपको, ठीक है, तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा चीजें। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन वैसे ही होता है जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, और राष्ट्रपति का चुनाव होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बाय द मींस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बाय द मींस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के एसटीवीएस सिस्टम से, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के एसटीवीएस सिस्टम से विधान परिषद का इलेक्शन होता है। विधान परिषद के 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य, 1/12 सदस्य, 1/12 सदस्य, 1/6 सदस्य, ठीक है। ये जो विधान परिषद के 1/3 मेंबर हैं, 1/3 सदस्य जो विधान परिषद के हैं, ये एमएलएज के द्वारा यानी विधायकों के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। विधायक द्वारा चुने जाते हैं 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य विधायक द्वारा एमएलएज के द्वारा चुने जाते हैं, 1/3 लोकल गवर्नमेंट से आते हैं। लोकल गवर्नमेंट्स यानी स्थानीय सरकार से आते हैं, लोकल गवर्नमेंट से चुने जाते हैं, स्थानीय सरकार से, पंचायत नगर पालिका। 1/12 3 साल पुराने ग्रेजुएट्स, 3 साल पुराने ग्रेजुएट्स, 1/12 टीचर प्राइमरी के ऊपर वाले 3 साल पुराने, उनके द्वारा चुने जाते हैं। 1/6 नॉमिनेट होते हैं, यानी कुल मिला के देखा जाए तो 5/6 चुनकर आते हैं और 1/6 नॉमिनेट होते हैं। नॉमिनेट कौन करता है? गवर्नर नॉमिनेट करता है। और ऐसे लोग क्लास, वहां लास्ट था, यहाँ क्लास है। राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट करता था राष्ट्रपति, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस से। और यहाँ 5 क्षेत्र हैं, यहाँ गवर्नर 5 क्षेत्रों के एक्सपर्ट को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट करता है। वो कौन से 5 क्षेत्र हैं जिनके एक्सपर्ट को नॉमिनेट किया जाता है? तो एक तो कोऑपरेटिव मूवमेंट, सहकारी आंदोलन के क्षेत्र के, लिटरेचर, आर्ट, साहित्य के क्षेत्र के, आर्ट के क्षेत्र के, साइंस के क्षेत्र के, और सोशल सर्विस, समाज सेवा के क्षेत्र के। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन यानी कोऑपरेटिव मूवमेंट, एक इसमें जुड़ा हुआ है एक्स्ट्रा, कोऑपरेटिव मूवमेंट यानी सहकारी आंदोलन के क्षेत्र से। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि निर्वाचन वैसे ही होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से, ठीक है, जिसमें 1/3 आप देख रहे हैं कि स्थानीय निकाय, लोकल बॉडीज द्वारा आएंगे, 1/12 3 वर्ष पुराने जो स्नातक हैं उनके द्वारा, ठीक है, और 1/12 जो है वो 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे, 3 वर्ष पुराने जो क्या हैं, टीचर्स हैं, उनके द्वारा। 1/3 विधानसभा सदस्यों द्वारा आते हैं, और बच्चे क्या 1/6, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, माफ करिएगा। बच्चे एक, जो मैं समझा रहा हूं वो समझ जाइए बस, इस पे सब माया है, ईपीटी पीपीटी इस पे मत पढ़ा करिए, मेरी जबान सुना करिए, जबान ही सब कुछ है, ठीक है। अगर आप मुझे अच्छे से सुनेंगे, दुनिया कोई ताकत आपको समझने से रोक नहीं पाएगी, लेकिन अगर आप इस माया रूपी पीपीटी या पीडीएफ या फ्लो चार्ट पे ध्यान देंगे तो फिर सब गड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ झाला हो जाएगा सब, ठीक है। तो देखिए,
1/6 नॉमिनेट होते हैं यानी मनोनयन किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, जिन्हें एक्सपीरियंस है लिटरेचर के फील्ड का, साइंस के फील्ड का, आर्ट के फील्ड का, कोऑपरेटिव मूवमेंट और सोशल साइंस के फील्ड का। ऐसे 1/6 सदस्य को नॉमिनेट किया जा सकता है, यानी 1/6 से ज्यादा नहीं होगा, उससे कम भी कभी कभी हो जाते हैं, तो परेशान मत होना, जैसे यूपी में कभी 1/10 हो जाते हैं, तो कम हो जाते हैं, उसकी टेंशन नहीं, लेकिन 1/6 से ज्यादा नहीं होंगे, मैक्सिमम 1/6 ही नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक, चलो, कार्यकाल तो मैंने बता ही दिया आपको, है ना, कि अस्थायी सदन है, कार्यकाल 5 साल होता है, 5 साल पहले भी डिसॉल्व हो सकती है, आपातकाल में इसका कार्यकाल जो है बढ़ाया भी जा सकता है। ये विधानसभा की बात हो रही है, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है, इसका तो पहले ही मैंने बता दिया था विधानसभा का कार्यकाल। अब आते हैं विधान परिषद पे, ठीक है, तो विधान परिषद का क्या कोई कार्यकाल होगा? विधानसभा वाला था वो पिछले चार्ट में, वो तो पहले ही डिस्कस हो गया। विधान परिषद का कोई भी कार्यकाल नहीं है, जैसे राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, वैसे विधान परिषद का कार्यकाल नहीं है। विधान परिषद एक अस्थाई सदन है, सिंबल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, ठीक है, लगातार चलती रहती है। सदस्यों का कार्यकाल होता है, सदस्यों का कार्यकाल, विधान परिषद का कोई टेन्योर है नहीं, विधान परिषद का कोई भी कार्यकाल नहीं है, नो टेन्योर, ठीक है। सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, जिसमें 1/3 मेंबर एवरी 2 ईयर पर रिटायर होते हैं, जैसे राज्यसभा में था, राज्यसभा के भी 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष रिटायर होते थे, वैसे यहां पर भी आप देखेंगे कि इसके भी 1/3 मेंबर 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। 1/3 मेंबर 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष रिटायर होते हैं, किसके? विधानसभा के। क्लियर है बात? ओ माफ कीजिएगा, विधान परिषद के। अब 1/3 जाएंगे, 1/3 जाएंगे, 1/3 आएंगे, 1/3 जाएंगे, 1/3 आएंगे, जाहिर सी बात है साइकिल चलती रहेगी, तो कभी डिजोल्व ही नहीं होगा, एक साथ सारे लोग एक्सपायर होते ही नहीं, माफ कीजिएगा, एक साथ सारे लोगों का टर्म एक्सपायर होता ही नहीं, लोग एक्सपायर तो मर जाएगा, इसीलिए कहते हैं कि विधान परिषद डिसॉल्व नहीं होती है, यानी भंग। लेकिन हाँ, एक बात समझना, अब कभी कभी ऐसे सवाल आ जाता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऐसे राज्यसभा के साथ आपने क्या देखा था, राज्यसभा ना तो डिसॉल्व होगी, यानी ना तो भंग होगी और ना समाप्त होगी, ध्यान रखिएगा, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल भंग तो नहीं होगी, भंग नहीं होगी, बट समाप्त हो सकती है। किसी भी राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश किया जा सकता है, यानी किसी भी राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल समाप्त हो सकती है, यानी उसे एबॉलिश किया जा सकता है, ठीक है। चलिए भाई, आ जाते हैं योग्यता के बारे में, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर हैं उन्हें आप एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, चाचा विधायक हमारे, ठीक है, हाँ हम आग लगा देंगे, तो कानून का राज सबके लिए है भाई, चाहे विधायक हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सबके लिए रूल ऑफ लॉ है, किसी राजा का शासन नहीं है, प्रधानमंत्री का शासन नहीं है, ठीक है, किसी व्यक्ति का शासन नहीं है, राजमाता का शासन नहीं है, शासन किसका है? शासन है कानून का, रूल ऑफ लॉ। तो मेरे भाई, एमएलए और एमएलसी बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया हो, भारत के नागरिक हो, यहाँ पर बॉर्न सिटीजन का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, पैदा हुए नागरिक का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ लेना, ऑथ बिफोर द अथराइज्ड पर्सन बाय द इलेक्शन कमीशन। न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है विधानसभा के केस में, यानी एमएलए बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25, और एमएलसी बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी आपकी? 30 साल। अब देखो, सबकी न्यूनतम आयु लगभग लगभग आप जान ही चुके हैं, जैसे प्रेसिडेंट के लिए आपने क्या पढ़ा था? प्रेसिडेंट के लिए आपने न्यूनतम आयु पढ़ा था 35 ईयर, मैक्सिमम का कोई जिक्र नहीं। वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी आपने पढ़ा 35 ईयर, मैक्सिमम का कोई जिक्र नहीं, ठीक है। गवर्नर के लिए आपने पढ़ा 35 ईयर, मैक्सिमम का कोई जिक्र नहीं। लोकसभा के सदस्य 25 ईयर न्यूनतम आयु, राज्यसभा के सदस्य 30 ईयर न्यूनतम आयु, ठीक है। विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य 25 ईयर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य कितना? 30 ईयर, लेजिस्लेटिव काउंसिल 30। अब इसके बाद लोकल गवर्नमेंट बचेगा, लोकल गवर्नमेंट भी आप पढ़ ही चुके हैं, लोकल गवर्नमेंट का 21 ईयर, यानी 21 साल न्यूनतम आयु होती है किसकी? लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय सरकार की, ठीक है। चलिए, इसके अलावा क्या संसद बाई लॉ योग्यता का निर्धारण कर सकती है? क्या संसद कानून बनाकर विधान सभा के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण कर सकती? जी हाँ, ये जो संविधान में लिखा है ये तो योग्यता होनी ही चाहिए, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो क्वालिफिकेशन तो होनी ही चाहिए। साथ ही साथ संसद जो योग्यता निर्धारित करे, संसद की योग्यता, तो संसद ने क्या कोई ऐसा कानून बनाया है?
जी हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, लोकसभा के सदस्यों की योग्यता पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स है, वही पॉइंट्स यहां भी होंगे। ठीक है, तो संसद योग्यता और अयोग्यता का निर्धारण कर सकती है। चलो डिस्क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं। तो संविधान में यह लिखा है कि अगर लाभ के पद पर है, जहां एमएलए है वो, जहां एमएलसी है, तो लाभ के पद पर है तो डिस्क्वालीफाई होगा, अयोग्य होगा विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए, एमएलसी बनने के लिए। तो अनसाउंड माइंड है, पगला है, पगला हम आप डिसाइड नहीं करते हैं, जो भी कंसर्न अथॉरिटी है वो डिसाइड करेगा कौन पगला। नहीं तुम बोल दो किसी को ये पगला है तो बन ही नहीं सकता है, नहीं। अनसाउंड माइंड है यानी विकृत चित्त है, तो वो भी क्या होगा, अयोग्य होगा। दिवालिया है, अयोग्य होगा। ठीक है, दिवालिया मतलब समझते हो, दिवालिया का मतलब होता है बैंकरप्ट। ठीक है, बैंकरप्ट यानी लाइक विजय माल्या टाइप। ठीक है, विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिया है तब, और संसद के कानून के तहत अयोग्य हो, संसद के कानून के तहत क्या हो, तहत अयोग्य हो। यानी संसद जिस तरह से योग्यता निर्धारित करती है उसी तरह से संसद कानून बनाकर अयोग्यता का भी निर्धारण कर सकती है। यानी पार्लियामेंट लॉ बनाकर, संसद कानून बनाकर अयोग्यता यानी डिस्क्वालिफिकेशन का निर्धारण भी कर सकती है। अब जैसे आप देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में आपको योग्यता अयोग्यता देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पर रिपीट कर दे रहा हूँ मैं कि अगर संविधान के किसी प्रावधान के तहत सदस्य डिस्क्वालीफाई हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के तहत, है ना, प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के प्रावधान के तहत यदि कोई सदस्य डिस्क्वालीफाई हो रहा है, विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर कोई सदस्य डिस्क्वालीफाई हो रहा है, या पार्लियामेंट्री लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ को छोड़कर, ईडीएल को छोड़कर, दल बदल कानून को छोड़कर अन्य कानून के तहत, दल बदल कानून को छोड़कर अन्य कानून के तहत। ठीक है, फिर से एक बार सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के तहत यदि किसी सदस्य को डिस्क्वालीफाई करना है, या दल बदल कानून को छोड़कर किसी अन्य कानून के तहत कोई सदस्य अयोग्य ठहराया जा रहा है, तो उसका निर्णय राज्य में राज्यपाल लेता है, यानी डिसीजन राज्य में राज्यपाल लेता है, उसको परामर्श देता है इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून के तहत यदि किसी को अयोग्य ठहराया जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अगर किसी सदस्य को अयोग्य ठहराया जाता है, तो उसका निर्णय स्पीकर चेयरमैन लेता है, यानी अध्यक्ष और सभापति उसका निर्णय लेता है। क्लियर है बात? चलिए आगे आते हैं, हम लोग ऑथ पर आ जाते हैं, यानी शपथ पर आ जाते हैं। शपथ किसके द्वारा, माफ करिएगा, ऑथ को मैं इधर आपको बताता हूं। ये जो मेंबर हैं, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो विधानसभा के सदस्यों को आप एमएलए कह रहे हैं, विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनको आप क्या कह रहे हैं, एमएलसी कह रहे हैं। ठीक है, इनको शपथ पीठासीन अधिकारी यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा दिलाई जाती है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा दिलाई जाती है। अभी थोड़ी देर में हम लोग प्रिसाइडिंग ऑफिसर पर आएंगे, पीठासीन अधिकारी पर आएंगे, तो ये बात मैं आपको क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। तो इसको अभी नहीं कर रहा हूँ, जैसे एक साथ चल रहा है वैसे चलने देते हैं। पहले हम लोग थोड़ा सा सदस्यों की योग्यता देखें। अब सदस्यों की योग्यता देखें तो ये देख लेते हैं कि कैसे इनका स्थान रिक्त, यानी कौन सी ऐसी स्थितियां होती हैं जब विधानमंडल के सदस्यों का स्थान रिक्त होता है, यानी स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर का स्थान कब रिक्त हो सकता है। तो अगर डुअल मेंबरशिप है, डुअल मेंबरशिप मीन्स कि भाई एक सदन के साथ दूसरे सदन की भी सदस्यता आपको मिल गई है, तो किसी न किसी एक की तो छोड़ना पड़ेगा। तो अगर दोहरी सदस्यता मिल जाती है तब छूटने की आशंका रहती है, तब पद रिक्त हो सकता है। डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तब पद रिक्त हो सकता है। डिस्क्वालीफाई कौन करेगा, दल बदल कानून के तहत डिस्क्वालीफाई किया जाएगा तो स्पीकर चेयरमैन करेगा। दल बदल के अलावा किसी अन्य कानून या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत अगर किया जाएगा तब कौन करेगा, तब गवर्नर करेगा। और गवर्नर को सलाह कौन देगा, इलेक्शन कमीशन। त्यागपत्र, रिजाइन दे दे, नहीं मन लग रहा है भाई, सिंगापुर जाना है, हाँ वहां दूसरी शादी करनी है, वहीं रहना है, हाँ जाओ जाओ जाओ, तब स्थान रिक्त हो सकता है। 60 दिन से अधिक बिना सूचना के आप अनुपस्थित हैं, विधानमंडल में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तब। ठीक है, अन्य आधार क्या होते हैं, न्यायालय अगर इलेक्शन को शून्य घोषित कर दे। अब जैसे आपने पढ़ा था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद जो हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन विवाद हैं, इनका जो
मूल कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है। वैसे एमपी एमएलए से रिलेटेड जो निर्वाचन विवाद है उनका मूल कोर्ट हाई कोर्ट है, यानी हाई कोर्ट इन विवादों का निपटारा कराएगा। तो अगर अमान्य घोषित कर दे तब, निष्कासित कर दिया जाए, हटा दिया जाए, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए तब ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बन जाएं तब भी वो पद इनका छोड़ना होगा। तो ये ऐसे आधार हैं जब भाई सदस्यों का स्थान क्या होता है, रिक्त होता है। चलिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर पर आते हैं, यानी पीठासीन अधिकारी पर आते हैं। तो भाइयों ध्यान रखिएगा कि जैसे केंद्र में लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की भूमिका थी, शक्तियां थीं, रोल था, वैसे राज्य में आप देखेंगे कि विधानसभा और विधान परिषद के जो पीठासीन अधिकारी हैं उनकी शक्तियां हैं, रोल है। ठीक है, जैसे अध्यक्ष, सब विधानसभा का सबसे जो महत्वपूर्ण प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो है विधानसभा का स्पीकर। स्पीकर की अनुपस्थिति में स्पीकर का रोल प्ले करता है डिप्टी स्पीकर। अब कहीं ना हो, नहीं निर्वाचित करके लाए वो अलग बात है। ठीक है, अगर ये दोनों नहीं है तो सीनियर का पैनल बनाया जाता है, उसी सीनियर के पैनल में कोई एक प्रिसाइड करता है, सीनियर के पैनल में कोई एक प्रिसाइड करता है। ये कहां से आते हैं, तो विधानसभा अपने सदस्यों के मध्य से ही अपना अध्यक्ष चुनती है, विधानसभा अपने सदस्यों के मध्य से ही अपना डिप्टी स्पीकर चुनती है, विधानसभा अपने सदस्यों के मध्य से ही अपना चेयरमैन चुनती है, विधानसभा अपने सदस्यों के मध्य से ही अपना डिप्टी स्पीकर भी चुनती है। साथ ही साथ काउंसिल पे यदि हम चलें, लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी जो चेयरमैन है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रमुख पीठासीन अधिकारी वहां के सभापति हैं, सभापति को काउंसिल स्वयं चुनती है। अब यहाँ एक कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन में मत आना। जैसे राज्यसभा में क्या था, जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतता है वही ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन होगा, जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीतेगा वही ऑटोमेटिकली राज्यसभा का क्या होगा, चेयरमैन होगा। लेकिन यहां लेजिस्लेटिव काउंसिल अपने सदस्यों में से, लेजिस्लेटिव काउंसिल अपने सदस्यों में से अपना चेयरमैन चुनती है, उपसभापति भी चुन सकती है जो इनके न रहने पे इनका रोल प्ले करेगा, और इन दोनों नहीं है तो सीनियर का जो पैनल बनता है उन्हीं में से कोई एक क्या करता है, चेयर करता है। ठीक है, हाँ एक बात यहां पर आपको और समझनी है कि स्टार्टिंग फेज की यदि आप बात करें तो जैसे विधानसभा के चुनाव से सरकार बनती है, आप ये जानते हैं विधानसभा का चुनाव जनरल इलेक्शन है, आम चुनाव है। तो विधानसभा के चुनाव के बाद जब नई विधानसभा बनेगी, विधानसभा का इलेक्शन हुआ, जैसे मान लो सपोज करो कि इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का चुनाव हुआ। अब विधानसभा का चुनाव हुआ तो तुरंत तो विधानसभा अपना अध्यक्ष चुन नहीं लेगी, तो ऐसे में विधानसभा में जो लोग आए हैं चुनकर, उन्हीं में से जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होता है, अब वरिष्ठता कहीं लिखा नहीं है, जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होता है उसे राज्यपाल के द्वारा यानी गवर्नर के द्वारा प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्ति दी जाती है। प्रोटेम स्पीकर का मतलब है अस्थायी अध्यक्ष। कौन नियुक्त कर रहा है, राज्यपाल नियुक्त कर रहा है। ठीक है, ये क्या करेगा, तब तक कार्य करेगा, तब तक कार्य जब तक स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता है ना, तब तक कार्य करेगा जब तक स्पीकर नहीं आ जाता है, जब तक स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता। ठीक है, तब तक ये कार्य करेगा। दूसरी बात, जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं उन नवनिर्वाचित सदस्यों को ये ओथ दिलाता है, यानी नवनिर्वाचित सदस्यों को ये शपथ दिलाता है। जो नए सदस्य आए हैं, नवनिर्वाचित सदस्य हैं, उन नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने का काम करता है कौन, प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर कौन होगा, तो जो विधानसभा नई वाली चुनकर आई है उसी में जो सबसे वरिष्ठ सदस्य जनरली उन्हीं को बनाया जाता है। लेकिन ये कहीं लिखा नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ना लॉ में लिखा है, बाइंडिंग भी नहीं है। हाँ, ये एक जनरल कन्वेंशन, एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन बन गया है, एक संसदीय परंपरा भारत देश में बन गई है कि वरिष्ठ को ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर तब तक काम करता है जब तक स्पीकर नहीं आ जाता, तब तक प्रोटेम स्पीकर काम करता है। इसको शपथ भी कौन दिलाएगा, इसको शपथ भी राज्यपाल के द्वारा ही दिलाई जाएगी, यानी शपथ भी राज्यपाल दिलाएगा। ठीक है, हाँ, और बाकी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, प्रोटेम स्पीकर ही बाकी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। ठीक है, चलिए
ये बात हमने डिस्कस ही कर ली कि सदस्यों के बीच से ही चुना जाता है। हाँ, विधानसभा के कार्यकाल तक अध्यक्ष पद पर रहता है। फिर उसके बाद क्या इसका पद भंग हो जाता है? जैसे विधानसभा का जो ये अध्यक्ष है जिसे आप स्पीकर कह रहे हैं, इस पर्टिकुलर चार्ट से एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, जहां से सवाल बनते हैं, लोग गलत कर ले जाते हैं। देखो, विधानसभा के कार्यकाल तक अध्यक्ष पद पर रहता है, क्या उसके बाद इसका पद भंग हो जाता है? नहीं। इस बात को ध्यान रखिएगा, माफ करिएगा भैया, विधानसभा भंग होने के साथ, ठीक है, विधानसभा, इस बात को ध्यान रखिए, इस पे कंफ्यूज मत होइए जो ये लिखा है, विधानसभा भंग होने के साथ स्पीकर का पद भंग नहीं होता। ठीक है, विधानसभा भंग होने के साथ स्पीकर का पद भंग नहीं होता। ये अगली नई विधानसभा के पहली बैठक के ठीक पहले तक बना रहता है। ठीक है, क्या यह नेक्स्ट जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली आएगी, अगली न्यू जो लेजिस्लेटिव असेंबली आएगी, अगली न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली के पहली बैठक यानी फर्स्ट मीटिंग, पहली बैठक के ठीक पहले तक बना रहता है, के ठीक पहले। ठीक है, अगली नई लेजिस्लेटिव असेंबली के पहली बैठक के ठीक पहले तक इसका पद बना रहता है। ध्यान रखिएगा, विधानसभा भंग होने के साथ साथ कभी विधानसभा अध्यक्ष का पद भंग नहीं होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। सेम यही लोकसभा में भी होता है कि लोकसभा भंग होने के साथ साथ कभी भी लोकसभा अध्यक्ष का पद भंग नहीं होता, बल्कि वो अगली नई लोकसभा के पहली बैठक के ठीक पहले तक क्या रहता है? बना रहता है। विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां वैसे ही हैं जैसे आपने लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां पढ़ी थी। सदन में शिष्टाचार को बनाए रखना, कोरम 1/10 होता है, यानी विधानसभा को चलने के लिए 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। तो कोरम अगर पूरा नहीं है तो बैठक को स्थगित करना, गुप्त बैठक की अनुमति देना, कास्टिंग वोट की पावर होती है, निर्णायक मत की शक्ति होती है। निर्णायक मत यानी वोट अगर बराबर हो गए तो ऐसे में उसे निर्णायक मत देने की शक्ति है। जिस समय स्पीकर का रोल प्ले कर रहा है उस समय वो मेंबर वाला वोट नहीं देता। ध्यान से सुनिएगा इस बात का, जिस समय स्पीकर का रोल प्ले कर रहा है उस समय वो सदस्य वाला वोट नहीं देता है, यानी मेंबर वाला वोट वो नहीं देता है। तब कौन सा वोट देता है? फिर उस समय वो निर्णायक मत दे सकता है अगर ऐसी स्थितियां बनी तो। लेकिन अगर विधानसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव चल रहा है तो विधानसभा अध्यक्ष को अगर हटाने का प्रस्ताव चल रहा है तो वो प्रिसाइड नहीं करेगा, यानी पीठासीन नहीं होगा। अब पीठासीन नहीं होगा तो चेयर में स्पीकर वाली पावर नहीं मिलेगी, तो ऐसे में वो निर्णायक मत नहीं दे सकता, लेकिन अपना मेंबर वाला वोट दे सकता है। अब आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि भाई इनको कैसे हटाते हैं, कैसे हटाते हैं? थोड़ा शक्तियां एक दो और देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूं कैसे हटाते हैं। धन विधेयक पर अंतिम निर्णय, यानी राज्यों में अनुच्छेद 199 के तहत जो धन विधेयक है, धन विधेयक पर भी अंतिम निर्णय लेने का अधिकार, जैसे केंद्र में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, उसका निर्धारण केंद्र में लोकसभा स्पीकर करता है। वैसे राज्य में कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? स्पीकर करता है। कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसका निर्धारण विधानसभा का अध्यक्ष करता है, विधानसभा स्पीकर करता है। ठीक है, साथ ही साथ 10th शेड्यूल यानी दल बदल कानून के आधार पर अगर किसी सदस्य को, भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि दल बदल कानून के तहत अगर किसी सदस्य को अयोग्य ठहराया जा रहा है तो उसका निर्णय भी स्पीकर लेता है। ठीक है, विधानसभा की सभी समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है कौन? स्पीकर। ये इसका रोल है। ठीक है, वहीं उपाध्यक्ष की यदि आप बात करेंगे, विधानसभा का उपाध्यक्ष तो सदस्यों के बीच से ही चुना जाता है, सदस्यों के बीच से चुना जाता है, विधानसभा के कार्यकाल तक पद पर रहेगा, और विधानसभा का अध्यक्ष अगर नहीं है तो विधानसभा का अध्यक्ष नहीं है तो ऐसे में वो विधानसभा के अध्यक्ष का रोल अपना प्ले करता है। हटाया कैसे जाएगा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को? तो वही सेम प्रक्रिया है जैसे यहां आपने केंद्र में पढ़ी थी। ठीक है, कि विधानसभा में ही प्रस्ताव लाएंगे, विधानसभा में ही प्रस्ताव लाएंगे, विधानसभा में ही उसे प्रभावी बहुमत से पारित करते हैं और फिर हटाते हैं। 14 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रस्ताव लाते हैं। ठीक है, चलिए सभापति पर आ जाते हैं। विधान परिषद की यदि आप सभापति की बात करें तो विधान परिषद का सभापति राज्यसभा की तरह नहीं है। क्यों राज्यसभा का सदस्य नहीं होता? राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं है, लेकिन विधान परिषद का जो चेयरमैन है वो सदस्यों के मध्य से ही चुना जाता है, सदस्यों के मध्य से ही चुना जाता है। और वह जैसे विधानसभा के अध्यक्ष का रोल है विधानसभा चलाने में,
वैसे विधान परिषद के अध्यक्ष का रोल है विधान परिषद को चलाने में। पद कैसे खाली होगा? तो भाई सदस्यता समाप्त हो जाए तब इसका पद खाली होगा, उपसभापति को अपना इस्तीफा दे दे तब पद खाली होगा। हमेशा ध्यान रखो, विधानसभा का जो अध्यक्ष है, स्पीकर अपना रिजिग्नेशन डिप्टी स्पीकर को देता है और डिप्टी स्पीकर अपना रिजिग्नेशन स्पीकर को देता है। चेयरमैन की यदि आप बात करेंगे यहाँ राज्य में, तो चेयरमैन यानी सभापति अपना इस्तीफा वाइस चेयरमैन को देता है, वाइस चेयरमैन अपना इस्तीफा चेयरमैन को देता है। ठीक है, हटाया कैसे जाएगा? तो दोनों को हटाने की, यानी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों को हटाने की प्रक्रिया वही है। 14 दिन की पूर्व सूचना देंगे, संकल्प लाएंगे विधान परिषद में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, इफेक्टिव मेजोरिटी यानी प्रभावी बहुमत से पारित करेंगे और हटा देंगे। प्रभावी बहुमत क्या है? राज्यसभा पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि टोटल माइनस ब्रैकेट बाई 2 + 1। ठीक है, तो दोनों के देख लेते हैं। जैसे विधानसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त कब होगा? इस्तीफा दे दे तब। इस्तीफा किसे दे सकता है? दोनों को थोड़ा अलग से बता दे रहे हैं जैसे कंफ्यूज ना हो। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो ये स्पीकर है और लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो ये चेयरमैन है, इन लोगों का पद कब खाली हो सकता है? कौन सी स्थिति में इन लोगों का पद खाली हो सकता है? देखिए, सदस्यता समाप्त हो जाए तब, त्यागपत्र दे दें तब, उपाध्यक्ष को, अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, माफ करिएगा थोड़ा गलत है इसमें, उपाध्यक्ष को क्या देगा? अपना इस्तीफा देगा। टाइपराइटर कभी कभी ना नशे में रहता है। तो एक बार फिर से सुनिए, हम लोग क्या बातचीत कर रहे थे कि विधानसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त तब होगा या तो वो उनकी सदस्यता चली जाए या तो वो इस्तीफा दे दे। इस्तीफा किसे देंगे? इस्तीफा वो डिप्टी स्पीकर को देंगे यानी उपाध्यक्ष को देंगे। उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा स्पीकर को देता है और स्पीकर डिप्टी स्पीकर को देता है। हटा दिया जाए, हटाया कैसे जाएगा? 14 दिन की पूर्व सूचना लाएंगे, पूर्व सूचना देंगे, प्रस्ताव लाएंगे, इफेक्टिव मेजोरिटी प्रभावी बहुमत से पारित करेंगे। प्रभावी बहुमत मतलब टोटल माइनस ब्रैकेट बाई 2 + 1। ठीक है, कुल संख्या माइनस रिक्ति बटे 2 + 1 प्रभावी बहुमत से पारित करेंगे और हटा देंगे। अब सेम यही विधान परिषद की यदि आप बात करें तो विधान परिषद के जो चेयरमैन है उनका पद कैसे रिक्त होता है भाई? तो उनका पद मैंने आपको बताया, सदस्यता समाप्त हो जाए, वाइस चेयरमैन को अपना रिजिग्नेशन दे सकते हैं और संकल्प पारित करके हटा दिया जाए तब। तो स्पीकर और चेयरमैन के पद कैसे खाली होंगे ये भी आप लोगों ने देखा। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपने इसे एंजॉय किया होगा इस सेशन को। एक बार सुन लीजिए, लेजिस्लेटिव असेंबली में मुख्य पीठासीन अधिकारी की भूमिका स्पीकर की है। स्पीकर के साथ डिप्टी स्पीकर स्पीकर का ही रोल प्ले करता है अगर ये अपना रोल प्ले करने में सक्षम नहीं है तो। लेजिस्लेटिव काउंसिल में आप देखेंगे चेयरमैन, सभापति, वाइस चेयरमैन, उपसभापति। ठीक है, अब जो सवाल बनते हैं वो सवाल मैं आपको एक बार में पूरे बता दे रहा हूं। स्पीकर डिप्टी स्पीकर को इस्तीफा देता है, डिप्टी स्पीकर स्पीकर को। सवाल पूछा जाता है, स्पीकर के पास निर्णायक मत की शक्ति है, कोई विधेयक धर्म विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण करता है। विधानसभा भंग होने के साथ इसका पद भंग नहीं होता, अगली विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक बना रहता है। हटाया कैसे जाता है? 14 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रस्ताव लाते हैं विधानसभा में, इफेक्टिव मेजोरिटी से पारित करते हैं और हटाते हैं। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल है। चेयरमैन क्या विधान परिषद का सदस्य है? हाँ है। वही रोल है जो स्पीकर का विधानसभा में, वही चेयरमैन का काउंसिल में। चेयरमैन अपना इस्तीफा वाइस चेयरमैन को देता है, इसे भी कास्टिंग वोट की पावर होती है, निर्णायक मत की शक्ति होती है। ठीक है, हटाया कैसे जाता है? 14 दिन की पूर्व सूचना देंगे, प्रस्ताव लाएंगे, कहाँ? लेजिस्लेटिव काउंसिल में, विधान परिषद में, और हटा देंगे। प्रभावी बहुमत से पारित करेंगे, हटा देंगे। क्लियर बात? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर अपने दोस्तों के मध्य शेयर करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ यदि आप हमारे स्टडी IQ परिवार के साथ जुड़कर पूरी की पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा स्टडी IQ परिवार आपके लिए एक प्रोग्राम चलाता है। उस प्रोग्राम का नाम है आरंभ। मेरे भाई, आरंभ एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाती है। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम पूरी तरीके से आपको फ्री मिलता है।
प्री और मेंस के लिए आपको 1100 प्लस घंटे पढ़ाए जाते हैं, प्लस मेंटोरशिप दी जाती है। 1100 प्लस घंटे पढ़ाए जाते हैं, मेंटोरशिप दी जाती है, किताबें आपके घर जाती हैं, करंट अफेयर की मैगजीन आपको मिलती है, साथ ही साथ 5 रिकॉर्डेड कोर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, एक प्री का, एक मेंस का, एक आंसर राइटिंग का, एक फाउंडेशन और एक MCQ। कैसे आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, ज़्यादा जानकारी कैसे ले सकते हैं, तो सबसे पहले तो 928999 पर कॉल करिए और नाम बताइए कि मैं विपुल सर की क्लास से आया हूँ, मुझे पूरी जानकारी दे दीजिए बैच की, पूरी काउंसलिंग दे दीजिए, कैसे तैयारी होती है ये बता दीजिए। ठीक है, इससे आपको क्या होगा कि पूरी जानकारी भी मिल जाएगी, बैच के बारे में भी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। अपने आप से आप खुद से सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक काम करिए, आप चले जाइए studyIQ.com पर, इस तरह से जाइए और लिखिए क्या, StudyIQ लिख दीजिए इस तरह से जाके, है ना, ये जाइए और लिखिए studyIQ.com। studyIQ.com पे जाइए और यहाँ पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज पर जाइए, स्टेट PCS पे क्लिक करिए, उत्तर प्रदेश पे क्लिक करिए। अब यहाँ आरंभ 21 दिख रहा है इस समय। आरंभ 21 में जब आप जाके क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको गोल्ड और प्लेटिनम दो तरह के बैचेस दिखते हैं। गोल्ड और प्लेटिनम दो तरह के बैचेस दिखते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है कि गोल्ड में आपको सिर्फ सिलेबस मिलता है पढ़ने में, लेकिन प्लेटिनम में सिलेबस के साथ साथ 5 एक्स्ट्रा बैच भी मिलते हैं और 4 साल की वैलिडिटी होती है प्लेटिनम की, गोल्ड की होती है 2 साल की वैलिडिटी। यहाँ डाउनलोड करके आप सारी की सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, यहाँ जाइए डाउनलोड करिए, डाउनलोड करके सारी की सारी चीज़ें पढ़िए। फिर उसके बाद आप बाई नाउ पे जाइए, बाई नाउ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP डालेंगे तो एक कूपन कोड लगाने का ऑप्शन आता है, इस कूपन कोड में आप लगाइए VL लाइव। क्या लगाएंगे भाई कूपन कोड में? VL लाइव। ये अगर आप कूपन कोड लगाएंगे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट, और मैक्सिमम डिस्काउंट को अवेल करिए, मैक्सिमम डिस्काउंट को अवेल करके फिर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। हाँ, अभी एक सेशन मुझे लग रहा है कि और ले लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी कहानी समाप्त की जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, नमस्कार।